पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और अभी तक कोई चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि सदर साहब को और गवर्नर को होश के नाखून देने चाहिए। आइन जो है वो सबसे बड़ा है, हमारी अना जो है वो छोटी है। तो मेरा ख्याल है कि ये तारीख को दागदार ना करें, आइन के तहत काम करें, इमरान नियाज़ी की ज़ाती ग़ुलामी से निकलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट में आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूँ। पैनल में शामिल होंगे अयाज खान साहब, मोहम्मद इलियास साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के आइनी और सियासी बहरान की। तो वज़ीर आला पंजाब के हल्फ के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया। आज अदालत ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। फैसले में वज़ीर आला के हल्फ की ताख़ीर की तमाम वजूहात मुस्तरद की गई और गवर्नर पंजाब को हुक्म दिया कि वो कल तक खुद या किसी नुमाइंदे के जरिए वज़ीर आला का हल्फ लें। नामुंतखब वज़ीर आला से हल्फ ना लेना आइन की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने फैसले की कॉपियाँ आज ही सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब को पहुँचाने की हिदायत कर दी। ताहम गवर्नमेंट ने फैसले को आइन और कानून के खिलाफ करार देते हुए कहा, अदालत की जानिब से हल्फ की मियाद मुकर्रर करना सदर और गवर्नर के ओहदे की तौहीन है, इसलिए फैसले को आज ही चैलेंज किया जाएगा। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए सवाल कि गवर्नमेंट ने अदालत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया, क्या वज़ीर आला पंजाब की हल्फ बर्दारी का मामला फिर लटक गया? इलियास साहब क्या कहेंगे? वज़ीर आला के अब ये उन्होंने 28 तक तो कहा है कि इनको हल्फ लें, अदालत ने जैसे आज कहा, और बल्कि एक दिन इस पर बहस हुई और फिर इसमें जो रिमार्क्स आए वो भी सुनने वाले थे, देखने वाले थे कि इनको हल्फ लेना चाहिए, अपने आइन की जो अपने हल्फ की पासदारी करते हुए गवर्नर पंजाब को करना चाहिए। गवर्नर साहब को पता है कि सुबह 25 दिन से कोई सरबराह नहीं है, कोई वज़ीर आला नहीं है और इस तरह चल रहा है। अगरचे वज़ीर आला जो है इस वक्त निगरान उस्मान बुज़दार साहब कर रहे हैं, सही बैठे हैं, तो वो बैठे हुए हैं, उनकी पता नहीं कौन सी दुआ है कि कोई हल्फ ही नहीं ले रहा उनके अलावा। तो वो जो सूरत हाल है कि इस पर उन्होंने कहा है, अब उसको लिया है गवर्नर हाउस में, उन्होंने कहा कि इसको फौरी इस ऑर्डर को पहुंचाया जाए और उनको बताया जाए कि हल्फ लें या अपना कोई नुमाइंदा लगाएं, इसके लिए नामजद करें। तो अब उन्होंने गवर्नर पंजाब ने आज वो लिया है, उसको हल्फ की कॉपी ली है, उस पर मुशावरत तलब कर ली है आज शाम को अफ्तारी के बाद। वो कानूनी माहिरीन से मुशावरत होगी और इसके बाद फिर अगर कोई उन्होंने डिले किया जो सूरत हाल पैदा होगी उसके बाद, बल्कि अभी उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से इस बारे में बताया। तो गवर्नर पंजाब का जो मौक़िफ़ है वो कहते हैं कि सरदार उस्मान बुज़दार ने जो इस्तीफ़ा लिखा था वो गवर्नर पंजाब को लिखना चाहिए थे, उन्होंने सीधा ये प्राइम मिनिस्टर को लिख के भिजवा दिया था। तो ये गैर आइनी है, इनको गवर्नर पंजाब को इनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। तो वो गवर्नर पंजाब जो साबिक़ थे चौधरी सरवर साहब वो भी चले गए हैं। तो ये सूरत हाल पर उन्होंने अपनी मुशावरत करके और कहा कि ये इस्तीफ़ा नहीं बनता। तो ये जो एक बहरान पैदा हुआ आइनी, ये अगर ये मसला है ये नहीं उठाते, कल रात 12 बजे तक का टाइम दिया है कि गवर्नर पंजाब हल्फ उठाएँ इनके से लें, हमजा से, शहबाज से, अगर नहीं होता तो फिर उसके बाद अदालत के पास अगर दोबारा जाते हैं मुस्लिम लीग नून वाले तो इसके बाद कोई इसका नया लाहे अमल तय किया जाएगा। अदालत कोई नया फ़ैसला करेगी कि कोई और उनसे हल्फ ले ले या कोई ऐसा, ये जो मसला है ये जूं का तूं लग रहा है, क्योंकि जैसे आज उन्होंने कहा कि फ़ैसला देने के बाद, शॉर्ट ऑर्डर देने के बाद फ़ौरन कहा कि ये गवर्नर हाउस में पहुंचाया जाए और इस बहरान का ख़ात्मा किया जाए, और ताकि हल्फ बर्दारी की तकरीब आज हो सके, आज नहीं तो कल रात 12/28 की रात 12 बजे तक ये है। अब मुझे नहीं लग रहा कि गवर्नर पंजाब इस मामले में कोई करें, बल्कि उन्होंने मुशावरत करना शुरू कर दी है। आज रात तक पता चलेगा कि अगर कल सुबह हल्फ लेना है कि नहीं लेना, वरना उसके बाद जो सूरत हाल है अब 28 के बाद पता चल जाएगा, 29 या 30 तारीख को कोई और ही हल्फ लेगा। वैसे तो अगर आइनी तौर पर अगर ये ना करें तो फिर एक वक्त आएगा 24 दिन के बाद इनका हल्फ प्राइम मिनिस्टर जिसको भी नामजद करेंगे तो वो इनसे हल्फ ले लेंगे। ये नहीं है कि हमजा शहबाज हल्फ नहीं ले सकेंगे, बल्कि उनको ये इस पर हमजा शहबाज इस मसले को अब हर जगह लेके चल रहे हैं। लाहौर में वो रैलियाँ भी निकाल रहे हैं, कन्वेंशन कर रहे हैं, तो और हर कन्वेंशन में यही खिताब करते हैं कि मेरा आइनी, और गवर्नर पंजाब का शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो ये सारा बता रहे हैं, बल्कि इमरान खान और गवर्नर पंजाब को। तो ये मसला ये है कि ये जब तक रहेगा उस वक्त तक ये मसला रहेगा, लेकिन उम्मीद है कि अगर
कल अगर नहीं वो हल्फ लेते तो उसके बाद अदालत ये मसला हल करवा देगी, किसी और से कहेगी कि वो हल्फ ले लें इनसे। ठीक है, आमिर इलियास राना साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर साहब, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए शुक्रिया। आप सऊदी अरब में मौजूद हैं, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे लिए भी खुसूसी तौर पर दुआएं कीजिएगा। आमिर साहब, अगर मुल्की हालात के बारे में बात की जाए तो मुल्की हालात में आपने देखा होगा कि आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हमजा शहबाज के हल्फ बर्दारी के मामले पर एक बड़ा फैसला सामने आ गया, जिसमें तमाम तर उज़र को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा है कि हल्फ बर्दारी की तकरीब आज के आज ही हो जानी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से अदालत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया गया है। आपको लगता है कि ये मामला फिर ताख़ीर का शिकार हो जाएगा? देखें, हुकूमत ने पहले भी और उससे पहले ये कि आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं और इंशाल्लाह भी मैं बहुत शुक्रिया और वहाँ पे भी थोड़ी देर के बाद मैं पहुँच जाऊँगा और वहाँ पे भी सबका सलाम आपका और दुआएं पहुँचा दूँगा। दूसरी बात ये है कि जो काम गवर्नर पंजाब नहीं कर रहे और वो बबांगे दौल कह रहे हैं कि वो अपने कप्तान के सिपाही हैं और उन्होंने नहीं माननी बात, तो ठीक है, ये आईनी ब्रेक डाउन अदालत नोट कर चुकी हुई है, कह चुकी हुई है। सदर मुमलिकत के लिए भी जो नरम तरीन अल्फाज सख्त तरीन गुफ्तगू के हिसाब से हो सकते थे वो भी कह दिए गए हैं। ये बात अब समझने की है कि जब आप आईनी ओहदों पे बैठना भी चाहते हैं, क्या सिर्फ शरारत के लिए बैठना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के साथ ये मजाक नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने जाना है, सदर मुमलिकत ने गवर्नर की एडवाइस जो बरतरफी की प्राइम मिनिस्टर ने भेजी हुई है उसको वो अमल दरामद भी नहीं कर रहे और गवर्नर नहीं कर रहे, तो अदलिया हर तरह का रिस्ट्रेंट शो कर रही है। वो तो फिर तौहीन अदालत में सजा तो किसी को भी दे सकती है, फिर उसको चैलेंज ही आप करते रहेंगे ना। जैसे अब कह रहे हैं कि पिछले हुक्म को भी कहा था चैलेंज करेंगे, तो अदालत ने 10 लाख रुपए जुर्माना किया था कि भाई आप किस हैसियत में और किस चक्कर में आप आ गए हैं कि आप बात करेंगे और हमसे पूछेंगे। जब उन्होंने मना कर दिया तो फिर ठीक है, ये 2-4 दिन की और बात है। जो सूबे के साथ खिलवाड़ हो रहा है और इसका मतलब पंजाब का मतलब है पाकिस्तान, चाहे वो कहीं पे भी कुछ मसला हो रहा हो, आईनी ब्रेकडाउन, बेसिकली तो फिर ये वो बात क्लियर हो रही है कि जो लोग बैठे हुए हैं आईनी मुनासिब पे और वो इमरान खान साहब के इंस्ट्रक्शंस पे चल रहे हैं और उन्हें बताया गया है कि आपने ना रिजाइन करना है और ना आपने कोई काम करना है, तो उसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। और फिर जो तकरीरें खान साहब कर रहे हैं उसका जवाब तो खैर कल से मरियम नवाज ने पॉलिटिकली शुरू कर दिया लाहौर से, और जाहिर है सियासत का जवाब सियासत में दिया जाता है। लेकिन ये आईनी इदारों के साथ मुठभेड़ जो है वो किसी भी तरह किसी के फायदे में नहीं जाएगी, और खासतौर पे गवर्नर और सदर पाकिस्तान दोनों को देखना होगा कि इस तरह की हरकतों से वो शायद अपनी पार्टी के चंद लोगों में तो कोई इज्जत बना रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे किसी को भी खराब करना इज्जत का नाम है, तो शायद काम चल जाए। लेकिन ये तारीख में अच्छे नामों से याद नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अच्छा नाम तब होता है कि जी आप अदलिया के खिलाफ भी एहतजाज करना चाहते हैं, करेंगे जी आप गलत ऑर्डर कर रहे हैं, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। लेकिन उनके लिए ऑर्डर ये है कि ना सदर पाकिस्तान रिजाइन करेंगे और ना सदर पाकिस्तान गवर्नर पंजाब की जो एडवाइस पीएम ने भेजी हुई है उसको मंजूर करें। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लग रहा है इस मामले का अब हल क्या निकलेगा? देखिए, ये एक दिन ब दिन कॉम्प्लिकेटेड इशू बनता जा रहा है, और क्योंकि अभी जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि ये 24 घंटे के अंदर कर लें, अब ये डिपेंड करता है गवर्नर से क्या रिएक्ट करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ऑर्डर डेट के स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से मेरे नहीं ख्याल के कोर्ट इस तरीके के ऑर्डर गवर्नर को दे सकते हैं। और सेकेंड ये बात है कि गवर्नर के पास बड़ा अच्छा एक्सक्यूज मौजूद होगा, जो मैं अभी सोच रहा था कि उन्होंने पहले ही अपनी रिकमेंडेशन से क्यों उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया सेक्रेटरी इलेक्शन को, उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है, सेक्रेटरी जो असेंबली से उन्होंने उनको लिख के दिए थे, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लिख के दे दिया। नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिख के भेजा हुआ है। गवर्नर भी ये कहेंगे कि मैंने तो प्रेसिडेंट को भेजी ना, प्रेसिडेंट ऐसे डिसाइड है। और फिर मेरे ख्याल में इनका जो वकील है वो भी शायद पीटीसी पे जा रहे हैं, इंटर कोर्ट अपील करेंगे, ये आगे जाएंगे, इस तरह के ऑर्डर जो है वो गवर्नर को नहीं दिए जा सकते। तो ये एक बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम हो रही है, इसको रिजॉल्व जितनी जल्दी भी हो बेहतर है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसमें जो भी प्रॉब्लम है इसको एक आईनी कानून के मुताबिक मसला हल करें और इसको ख़त्म करें, क्योंकि 12, 13, 14 रोज से पंजाब में इनफेक्टिव हुकूमत है, 30,000 तक पैरम काम कर रहे हैं, लेकिन अब सारी ब्यूरोक्रेसी हर एक दिन हमारा है, कोर्ट की इतने ऑर्डर भी नहीं सुन रहे हैं, वो अपना एवरीबडी लुकिंग टुवर्ड हमजा शहबाज की तरफ से। तो ये एक बड़ा ही एक अनटुवर्ड इंसिडेंट तक किस्म का हो रहा है, जिससे पाकिस्तानी कौमें भी जाम है। पंजाब पाकिस्तान का इससे आई थिंक एक सबसे बड़ा सूबा ये, बाकी 3 सूबों के बराबर इसकी आबादी भी है, वो भी देखना चाहिए।
तो इस लिहाज से इसको मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट पाकिस्तान को या तो प्राइम मिनिस्टर से मशवरा करें क्या करना चाहते हैं, या किसी को नॉमिनेट करना है वो कर दें। एक्चुअली प्रॉब्लम ये उस वक्त हुई है जब हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को कहा, जो कि फ्लोर क्रॉस कर चुके हुए थे, कि आप वोट ले लें, जबकि वो एक हॉस्टाइल हो गए हुए थे, जिसकी वजह से इशू शुरू हुआ। आई थिंक इस तरह के इशूज में कोर्ट्स को भी ख्याल रखना चाहिए कि कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। ठीक, हमारी ड्यूटी है टू बी वेरी वेरी इम्पार्शियल, जिसकी वजह से ज्यादा स्टार्ट हुआ। लेट्स होप द बेस्ट। ठीक है अयाज साहब, वज़ीर आला पंजाब की हलफबरदारी का मामला फिर लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें जितनी ताख़ीर होगी ये मामला उतना ही ज़्यादा नहीं उलझता जाएगा? नबीला, वो एक जापानी रेसलर हुआ करते थे अनोखी, और यहाँ पे उस वक्त झारा पहलवान बहुत उनका अरूज था, ये भोलू बरादरान की फैमिली से, और वो इंसिडेंटली मरहुमा कुलसूम नवाज साहबा का ताल्लुक उसी ख़ानदान से है। तो भोलू बरादरान को या झारा पहलवान और उनके भाइयों को अगर उस दौर में किसी ने वो वक्त डाला था तो वो अनोखी था। अनोखी लॉक बड़ा मशहूर हुआ था। तो मुझे इस सिचुएशन पे पता नहीं वो क्यों याद आ रहा है कि ये गवर्नर ने अनोखी लॉक लगाया हुआ है हमजा शहबाज को, कि वो निकल ही नहीं पा रहे उस लॉक में से, कि वो चाहते हैं कि हल्फ उठा लें। बेसिकली मामला ये हमने सुना बहुत बार कि मुल्क में आईनी बहरान, मुझे पहली बार लिटरली आईनी बहरान इस मुल्क में नज़र आ रहा है। पहले वो 56 की लोग बात करते हैं 1956 की, तब आइन बन रहा था, ये आइन मौजूद है, इसके बावजूद इतना बड़ा बहरान है। और क्यों बहरान है देखें, मैंने कुछ अर्सा पहले भी कहा था कि जब वो मिसाक़े जमहूरियत भी हुआ था ना, जिसकी शायद अब फिर ज़रूरत महसूस हो रही है, तो वो चीज़ें तय कर ली गई थी दो पार्टीज़ के दरमियान के जी अब मसाइल नहीं होंगे। अब इन दो पार्टीज़ की बदकिस्मती के एक तीसरी पार्टी आ गई बीच में। वो अनोखी लॉक उससे पहले चूँकि था ही नहीं, वो चीज़ें स्मूथ चल रही थी, सीधी सीधी चल रही थी, वो लग गया, अब आके मुसीबत पड़ी हुई है। अब अदालत, मुझे हैरत हो रही थी जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सदर साहब को जिस तरह से मुखातिब कर रहे थे कल, और उससे पहले सदर साहब को जैसे उन्होंने ऑर्डर किया, सदर पाकिस्तान कोई भी हो, मैं कहता हूँ किसी को आप बिठा दें वहाँ, वो मुमलिकत का सरबराह होता है, और उसके बारे में अगर इस तरह की बात की जाए तो इस तब मुझे यही समझ आ सकती है फिर कि चूँकि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा होता है और हम शायद उस रॉ में बह जाते हैं, वो पढ़ते पढ़ते और कहीं ट्यून हो जाते हैं, और हम भी उसी तरह की बात कर देते हैं, विच इज़ बैड। ये नहीं होना चाहिए, पहले दिन हल्फ हो जाना चाहिए था। आज कितना अच्छा लग रहा था जब बिलावल भुट्टो जरदारी का हल्फ ले रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब, और उसके बाद उनकी आधा घंटा मुलाकात हुई 1 on 1, बड़े खूबसूरत मनाजर लग रहे थे। तो यहाँ भी इसी तरह हो जाना चाहिए था। लेकिन पार्टियाँ दोनों सच्ची हैं। जो हुआ इलेक्शन कराने में पंजाब असम्बली के स्पीकर, पंजाब इसका चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो इलेक्शन में जो कुछ हुआ, बड़ी बदकिस्मती थी, पुलिस आई, ये वो, और वो भी मैंने आपसे कहा था अदालत को मैं उसमें कसूरवार समझता हूँ कि वो मुतनाज़ा डिप्टी स्पीकर को इलेक्शन कराने का नहीं कहना चाहिए था। पैनल ऑफ चेयरमैन कोई आज़ाद अरकान में से लेके आते, आज हम इस हालत पे ना पहुँचे। सही। फैसल साहब, इस सारी सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि इस मामले को कितनी जल्द हल हो जाना चाहिए? देखिए, जो एक से मैं एयाज साहब की बात से बहुत ही एहतराम के साथ एक इख्तलाफ करूँगा। जो मिसाक़ जमहूरियत की एयाज साहब ने मिसाल दी है, तो मिसाक़ जमहूरियत को जो है इमरान खान ने नुकसान नहीं पहुँचाया। मिसाक़ जमहूरियत को तो सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी ने और उसके बाद मुस्लिम लीग ने जो है वो नुकसान पहुँचाया। अच्छा, ये जो आइनी ओहदों की बात करते हैं ना कि सदर आइनी ओहदा है, गवर्नर आइनी ओहदा है, ये हमारे सियासी जमातों की जो लीडरशिप होती है ना, इन आइनी ओहदों पर जो है वो अपना सबसे ज़्यादा जो ताबेदार आदमी होता है ना, उसका चुनाव करते हैं। इन आइनी ओहदों पर चुनाव के लिए कोई इनके पास मेयार मेरिट नहीं है कि जो सदर पाकिस्तान, अगर हम चले मौजूदा सदर ममलिकत की हम बात नहीं करते, इसमें हमारे सदर पाकिस्तान है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, तो क्या इस मुल्क में जो सदर पाकिस्तान बनाया जाता है जिन लोगों को, क्या वो इस बात के अहल होते हैं कि इतने बड़े मनसब पे उनको बिठाया जाए? ये पाकिस्तान का चेहरा ही होते हैं ना सदर पाकिस्तान, गवर्नर, ये सूबे का पाकिस्तान की बड़ी तरीन पोस्ट है ना, तो क्या ये इस चेहरा इनको अपने कौम का चेहरा कह सकते हैं? यही हाल जो है वो गवर्नर का। अच्छा, ये लोग साबित भी करते हैं, अपने अमल से साबित करते हैं कि हम जो है हम पाकिस्तान के, हम रियासत के, हम
हम आइन की किताब के जो है वफादार ताबेदार नहीं है, हम उस लीडर के ताबेदार हैं जिसने हमको यहाँ बिठाया। अच्छा, उनका साबित करना इसलिए भी उनकी मजबूरी होता है कि उनको पता होता है कि वो एक अगर उनके लीडर को उनका ज़रा सा सलाम करने का अंदाज भी बुरा लग गया ना, तो उनकी इस गलती पर भी जो है उनको जो है इस ओहदे से जो है फारिग कर दिया जाता है। उनको पता होता है ना उनको यहाँ मेरिट पर लाया गया है और ना उनकी यहाँ हटाने की बजाय कोई मेरिट बनेगी। जिस तरह उनको लाया जाता है उस तरह हटा दिया जाता है। गवर्नर साहब कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म से हेल्प लेने से इनकार किया था। बाद के मसाइल हुए, लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, जो भी हुआ नहीं हुआ, उसके बाद वो उन्होंने वफाकी वज़ीर से हेल्प लेना शुरू कर दिया। वो जो कर रहे हैं या गवर्नर साहब जो कुछ कर रहे हैं, इनका इशू आइन नहीं है, इनका इशू कानून नहीं है, इनका एक निकाती इशू है कि हमारे इस अमल से इमरान खान साहब खुश हो जाए, हमारे इस अमल से पार्टी की लीडरशिप खुश हो जाए, क्योंकि जब दोबारा इमरान खान साहब को मौका मिले तो वो बोले हाँ यार ये आदमी जो था ना मेरा वफादार था। इस बात पे नहीं उसने आइन की धज्जियां उड़ दी, कानून की धज्जियां उड़ दी। मेरी बात जो है वो आखिर वक्त तो मानता रहा, अदालत के सामने जाके खड़ा हो गया। तो ये हमारे यहाँ जो एक मेयार है, यही सारी सियासी जमातों का अलमिया है, यही तहरीक इंसाफ कर रही है, माजी में ये और सियासी जमातें करती रही हैं। इसी तरह का जो है पाकिस्तान चलता रहेगा। इस मुल्क में सबसे कमज़ोर अगर कोई किताब है ना तो आइन की किताब है, और इस मुल्क में सबसे ज़्यादा कोई आइन का मजाक उड़ाता है तो इस मुल्क के सियासतदान उड़ाते हैं, वो लम्हे लम्हे पर साबित करते हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा मीडिया और अवाम इन्हीं को जमहूरियत पसंद और इन्हीं को आइन का माफिज करार देता है। ताकत के इंजेक्शन लगवाएं मरहल। चलें, वज़ीर आला पंजाब हल्फ बर्दारी का मामला और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, इस पर एक्सपर्ट्स की राय। आपने जानी ब्रेक लेंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। आपका जो प्राइम मिनिस्टर था उसने कहा मैं वो फॉरेन पॉलिसी बनाऊंगा जिसका सिर्फ मेरे लोगों के फायदे के लिए, मैं अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं करूंगा। और एकदम हमारे लोग जाना शुरू हो जाते हैं और जो इत्तेहादी है वो भी जाना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं साजिश। पहले साजिश होती है, पूरी तैयारी होती है और फिर मुदाखलत होती है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक 22 करोड़ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाता है। अब आपने गौर से सुनना जो मैंने आपको पैगाम देना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद में पहुंचे जब मैं कॉल दूंगा। कौमी सलामती कमेटी और DGISPR की वजाहत के बावजूद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बैरूनी साजिश के बयानिए पर डट गए। आज उन्होंने लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और कहा कि मुल्क पर साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया, बाहर साजिश बनी, यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक को मिलाया गया और अब अमेरिका 3 स्टोजीज के जरिए पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहता है। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज काबीना का हिस्सा बन गए और वफाकी वजीर का हल्फ ले लिया और उन्हें वजारत खारजा का कलमदान दे दिया गया। इसी मुनासबत से हमारा एक्सपर्ट के लिए सवाल कि बिलावल भुट्टो ने वजारत खारजा का कलमदान संभाल लिया है, मुश्किल खारजा पॉलिसी बिलावल भुट्टो के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? ब्रिगेडियर साहब, कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त? देखें, ये एक इस वक्त बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है। बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान बने, लेकिन एक देखें कि इसी एज में उनके जो नाना थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इस एज में फॉरेन मिनिस्टर बने थे और इवन उनकी वालिदा जो है वो 1-2 साल बड़ी थी, 30-38 साल की एज में ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। आई थिंक उस लिहाज से तो मैं कहता हूँ कि ये शायद बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं और उसमें लेकिन रहमानी खान को भी साथ दिए गया और फिर एक स्ट्रक्चर पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी किया है, अगर वो उसको फॉलो करते हैं तो इतनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं होगी और उनको रिस्पॉन्स बड़ी मैयड होनी चाहिए, वर्ड मैयड होने चाहिए, क्योंकि रशिया से ताल्लुकात हैं, रीजन के हालात हैं, अफगानिस्तान के, इंडिया के, फिर उसके बाद ईरान है, अमेरिका से ताल्लुकात है। डिप्लोमेसी का आर्ट भी यही करते हैं, लेकिन पॉलिसी अपनी मुल्क के मफाद में चलाते हैं। ये देखते हैं कि वो कैसे लेके चलते हैं। 60% पॉपुलेशन पाकिस्तान की जो है वो सामने है और ये खुद भी यंग है, पाकिस्तान यूथ को, पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। उस लिहाज से मेरे ख्याल में इनको बोल्ड लेंगे, लेकिन सुनेंगे सबके, सुनना भी सबको चाहिए, ब्रीफिंग सबसे लेनी चाहिए और फिर खुद फैसला करना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। और उसके साथ इस वक्त आज आप देख लें किस तरीके से आप हमारी सदर पर मेजर और कैप्टन शहीद होते हैं, वो भी वहाँ जिम्मेदारी लेते हैं। अभी लंदन के जहाज में कराए वो भी यंग हसन सदीकी थे, स्क्वाड्रन लीडर और नुमान थे,
तो मेरे ख्याल में ये यंग लोग आगे आ रहे हैं, होना चाहिए। देखो हम एज लॉन्ग एज उनकी पॉलिसी इन लाइन विद द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान होती है। डिफिकल्ट टाइम है, आई फील कि बहुत डिफिकल्ट चैलेंजेस होंगे और ये हम इसी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं और इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है अयाज साहब, बिलावल भुट्टो की जो खारजा पॉलिसी होगी वो इमरान खान की खारजा पॉलिसी से कितनी मुख्तलिफ हो सकती है? सबसे पहली बात तो ये कि यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फिर एक लेगेसी नाना फॉरेन मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद वालिदा प्राइम मिनिस्टर, वालिद साहब उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो वो एक पॉलिटिकल फैमिली और उसके बाद नाम भी है ज़ाहिर है दुनिया में। जब वो आपका तारुफ होता है कि जी अच्छा ये इनके नाना थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इनकी वालिदा थी, तो वो एक एज आपको वैसे ही मिल जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। बड़ा जी वो तो इंटायरली डिफरेंट पॉलिसी, क्योंकि वो इमरान खान साहब तो किसी आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, ये किसी ज़ाहिर गुलाम खारजा पॉलिसी में चल रहे होंगे। गुलाम खारजा पॉलिसी वही है जो जिन मुल्कों के साथ आपके हमेशा से ताल्लुकात रहे हैं, ज़ाहिर है उनसे आप बिला वजह नहीं बिगाड़ना चाहेंगे बिलावल, और ना ही ये गवर्नमेंट बिगाड़ना चाहेगी। सबको साथ लेके चलना, बैलेंस करके चलना, यही तो महारत होती है। या आप एक तरफ खड़े हो जाएं और कहें जी कि बाकी सब फारिग हैं, इस तरह नहीं होता। दुनिया में जो मुल्क होते हैं उनको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। और फिर हमारे जैसे मुल्क जो बहुत कमज़ोर हो चुके हों, ठीक है आप गैरत के नारे सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लगाने भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। वो इंटरनेशनल लेवल पे आपको कहीं खड़ा भी होना चाहिए, गुलामी कबूल नहीं करनी चाहिए, ये सारा कुछ अपनी जगह ठीक है। लेकिन डिप्लोमेसी क्या होती है, आपने इन मसाइल से महारत के साथ निकलना होता है। ये नहीं होता कि आप हेड ऑन हो जाएं इंटरनेशनल कुव्वतों के साथ बिला वजह, जबकि आपके पास ताकत नहीं है। हाँ, जब आपको अल्लाह ताकत दे दे, इस काबिल हो जाए, माशी तौर पर इतने मजबूत हो जाए, फिर आप किसी को भी ललकारें, कोई इशू नहीं है। मेरा ख्याल है कुछ जज्बातियत थोड़ी ज़्यादा है इमरान खान साहब। वो ठीक है, जो सर्कमस्टांसेस हैं उनकी गवर्नमेंट को जिस तरह से वो हटाया गया वो सबके सामने है, उससे इनकार मुमकिन नहीं है। लेकिन स्टिल मेरा ख्याल इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए इमरान खान साहब को, थोड़ा तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है उन्हें। ठीक है आमिर साहब, क्या कहेंगे बिलावल भुट्टो इस वक्त जो खारजा पॉलिसी को मुश्किलात दरपेश हैं उनसे निपट सकेंगे? एक तरफ एक पार्टी का सरबराह बैरूनी ताकतों को भी ललकारते हैं, कुछ इस तरह के दौरे भी किए उनकी जानिब से, तो आपको लगता है कि इस वक्त जो हमारी खारजा पॉलिसी की सूरत हाल है उसको बिलावल भुट्टो जरदारी संभाल सकेंगे? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी की तो खारजा पॉलिसी नहीं होनी। खारजा पॉलिसी एक हुकूमत की होनी है जिसका एक बड़ा हिस्सा पीपल्स पार्टी भी है, मिलिट्री डिप्लोमेसी है, जो रेगुलर हमारे फीचर होते हैं और दुनिया भर में वो उसके साथ होते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी का एक फेस बेनज़ीर भुट्टो का बेटा होना है। और अयाज साहब जैसे अभी कह रहे थे कि वो ज़ाहिर है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है, इनकी एबिलिटीज का अब एक चेक एक किस्म का आना है कि वो कितने मौसर अंदाज से जाके दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है यहाँ पे वो P5 के कंट्रीज के एम्बेसडर से भी मिलेंगे, बाकी लोगों से भी मिलेंगे, राब्ते भी करेंगे, दुनिया में भी जाएंगे। जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने सिर्फ इमरान खान साहब के साथ लग के पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में जो काम एक वजीर खारजा का था वो नहीं कर सके, इन्हें उसे आगे भी बढ़ाना होगा। और जो मुश्किलात हैं उसके हल के लिए उस सॉफ्ट इमेज को जो बेनज़ीर भुट्टो की सूरत में दुनिया के सामने मौजूद है, दुनिया के बड़े लीडर्स की सूरत में मौजूद है, उसका फायदा बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान को पहुंचाना है। बुनियादी कामयाबी यही हो सकती है कि ये अच्छे अंदाज से राब्ते करें। बाकी इमरान खान साहब सारी जिंदगी ऐसे ही काम करते रहे हैं और वो अब भी यही करेंगे। वो बिगड़े हुए बच्चे हैं और वो समझ रहे हैं कि इक़्तिदार उनकी मिरास थी। इक़्तिदार उसी का होता है जो इंतखाब जीतता है, या तहरीक अदम एतमाद उसी इंतखाब का हिस्सा है कि आपके खिलाफ आइन के अंदर मौजूद है और आप अपने साथियों को, क्योंकि अदम एतमाद कभी ना आती अगर आपके साथी और आपकी अपनी पार्टी के लोग मुनरिफ ना होते और इस हद तक कि सीटें जाने के लिए भी वो गंवा देने के लिए तैयार हो गए। तो आपको अपने रवैये पे सोचना है। अब आप ये सोच रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत आप ले लेंगे सिर्फ नारों से, सोशल मीडिया पे फैसिलिटेशन आपके पास अवेलेबल नहीं, ना नैब की वो प्रेस रिलीज अब अवेलेबल होगी कि दूसरी जमातों के कैंडिडेट घेर के आपके हवाले किए जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा। ना वो ATM तो छोड़ दें, मतलब वो RTS भी बैठने का चांस कोई नहीं होगा। तो अब आप जिस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं उसमें तो फिर आपके साथ मरियम नवाज अब मैदान में आ चुकी है। दोनों का बयानिया चलेगा और दोनों अपने अपने देखें ईद के बाद कितनी कंपेन करते हैं। सोशल मीडिया पे आप जितनी मर्जी कंपेन कर लें, हम पहले भी बहुत कह चुके हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने यहाँ आके वोट नहीं कास्ट करने,
वो अपना एक मौसर आवाज जरूर उठा सकते हैं, और वो हमारे लोग हैं अपने, उनके खिलाफ हम बात नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरीके से लड़ाई को बढ़ाया जा रहा है उसका बहरहाल इमरान खान साहब को नुकसान होगा। वो इस गलत फहमी में है कि वो फायदा ले लेंगे। 2014 में वो जब लोगों को नहीं निकाल सके थे तब भी नुकसान हुआ था, और वो फायदा नहीं ले सके। वो बाद में एक बड़ी गेम का हिस्सा बन के उनको कुछ फायदा RTS की सूरत में हुआ था। बहरहाल बिलावल के लिए एक बड़ा टेस्ट केस है, और अच्छी बात होगी कि वो पाकिस्तान के लिए इस टेस्ट को बिल्कुल कामयाबी के साथ जीत जाए। ठीक है फैसल साहब, बिलावल भुट्टो के लिए मुश्किल खारजा पॉलिसी कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब के जो वज़ीर ख़ारजा बनने के जो है ना 2 मेयार मुतय्यन किए जा रहे हैं, 2 वजूहात ज़्यादा बताई जा रही हैं। पहली वजह तो ये कि वो बेनज़ीर भुट्टो के जो है वो बेटे हैं। बिलाशुबा एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ी खातून थी। वो अभी कहते हैं उनके ताल्लुकात जो हैं वो दुनिया भर में, तो वो बिलावल साहब के जो है वो काम आएंगे। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो है वो नवासे हैं। देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे ना, उनकी जो वजह शहरत क्या थी? उनकी वजह शहरत थी ज़ियानत, मुताला, किताब और एक बेहतरीन मुकर्रर। अच्छा, इसी तरह बेनज़ीर साहबा की जो शहरत थी वो भी एक बहुत वसील मुताला खातून थी, और उन्होंने जद्दोजहद की थी। अब ये जो इनके नाना के वालदा की जो औसाफ हैं वो हमें बिलावल साहब में अभी तक नज़र नहीं आए। हो सकता है वो इनको चेक करने का जो मौका अब आया, हो सकता है सारी क्वालिटियाँ हों, अभी तक तो नज़र नहीं आए। तो अभी ताल्लुकात तो इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन जो सलाहियत इनकी वालदा में, उनकी नाना में थी, वो तो अब तक हमें बिलावल साहब में अब तक की नज़र नहीं आती। दूसरी बात, इन कहते हैं कि इनको सीखने का मौका मिलेगा वज़ीर ख़ारजा बन के, कि जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो सीखा बन के काम आएगा। ये पाकिस्तान कोई तख्ता मश्क है कि यहाँ लोग वज़ीर ख़ारजा बन के भी जो है वो सीखने के लिए उनको वज़ीर ख़ारजा बनाया जाता है कि सीख लो यहाँ पे ताकि तुम्हें हुक्मरानी करना आ जाए। तो ठीक है, अगर यही जमहूरियत है, इसी को पाकिस्तान सियासत चलती है तो ठीक है, आप हमारा मुतमईन रहे, बताएं कि बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, बहुत कम उम्र आदमी नौजवान वज़ीर ख़ारजा बन गया है, वज़ीर ख़ारजा बन के जो सीख रहे हैं अभी। ठीक है, मोहम्मद इलियास साहब जी, एक अच्छा है चांस बिलावल के लिए कि उनको वज़ीर ख़ारजा बनाया गया, वो सीखेंगे। बल्कि उनका फ़ायदा ये है कि उनके ख़ानदान के, उनकी वालदा का, नाना का, वालिद साहब के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे और दुनिया भर में जाएंगे। पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए एक अच्छा चेहरा सामने जाएगा। एक जिस अंदाज से वो बात करते हैं, पाकिस्तान का इमेज अच्छा बनाएंगे, इसमें सॉफ्ट इमेज बनाएंगे, और जिस तरह ताल्लुकात बढ़ाने के लिए वो अपनी एक अच्छी पॉलिसी देंगे। अब उनके लिए भी एक टेस्ट केस है कि जिस तरह 5-6 महीने की गवर्नमेंट है, तो उसमें देखते हैं कि इस मुश्किल दौर में पाकिस्तान को किस तरह निकालते हैं, क्योंकि इनका निकालना और साहब ने तो गवर्नमेंट की मदद का तयन कर दिया है। जी, गवर्नमेंट की मदद का तयन कर दिया बिल्कुल जी, 5 से 6 महीने तक होगी। फैसल भाई आप बताएं, आप कितनी रखना चाहते हैं? नहीं, आप जरा भी गुफ्तगू एहतियात से करें। अभी अपना आमिर साहब मदीना में वो गलत दुआ कर देंगे आपके लिए, पूरा 1.5 साल ही चलेगी। आमिर भाई कोई नहीं करते, आमिर भाई 1.5 साल की करेंगे पूरी दुआ। तो वो ये हाल है। चले ठीक है, उनके लिए एक बड़ा एक अच्छा है, चैलेंज है बिलावल भुट्टो के लिए। उनके लिए नया तजर्बा है और वो अपने बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल उसका तजर्बे को। और बाहर जो जिन ममालिक से हमारे ताल्लुकात अब तक ख़राब हो चुके हैं, जिनमें सऊदी है, अमेरिका है और दूसरे ममालिक जिनसे, तो उनसे ख़ारजा पॉलिसी हमारी किस तरह की होगी, अब इस तरह देखेंगे। और ये सबसे बड़ी ये शाह महमूद कुरैशी साहब को बताएंगे कि ये किस तरह की पॉलिसी लेके आएंगे, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब एक्सपर्ट थे, पहले इसी पोस्ट पर थे, इसी वजारत पर थे, और इनमें आपस में बड़ा इख्तलाफात चल रहा था। तो जाहिर है बिलावल भुट्टो आए हैं और आएंगे, देखेंगे किस तरह पॉलिसी जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिगाड़ी हैं, वो कह रहे हैं कि अब वो बिल्कुल ठीक करके चलाएंगे। तो ये एक बड़ा एक अच्छा तजर्बा है उनके लिए। और लेकिन दुआ करें कि पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करें, जो भी करें एक सॉफ्ट इमेज दुनिया में बने। और जो वजारत ख़ारजा से ना सिर्फ ये ताल्लुकात अच्छे होंगे, बल्कि इससे माशी ताल्लुकात आपको बेहतर बनाने में मदद मिलेंगे। क्योंकि पाकिस्तान पर जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं, पाकिस्तान के लोग जाके बैरून ममालिक में काम नहीं कर सकते, जिस तरह कतर था, दुबई था, इस तरह पाबंदियाँ थी, वो दोबारा खोलनी चाहिए ताकि उन ममालिक सऊदीया में जाएँ पाकिस्तान के लोग। और अफरादी क़ुव्वत इधर से जाएगी तो बाहर से रिमिटेंस लेके आएगी ना। ये चीज़ें तमाम चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और इसके अलावा भी ताल्लुकात बेहतर इमदाद जो जिस तरह मौजूदा हालात हैं हमारे माशी मुल्क के, उसमें फिर चीन जो दोस्त था, जो हमसे नाराज़ था थोड़ा सा, तो उन सबको ये मनाने में इनका बड़ा किरदार है। लेकिन एक इनके लिए बड़ा चैलेंज है बिलावल भुट्टो के लिए। मौका मिला है, अमरात जो हैं वो भी नजर आने चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात की जाएगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के हवाले से। ये दौरा कितना मुफीद होगा और इसके पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ेंगे और हम पाकिस्तान की मईशत को इस दौरे से किस हद तक इस्तेहकाम देंगे, हम फ़ायदा उठाएंगे। आमिर इलियास राना साहब जो कि सऊदी अरब में ही मौजूद हैं। आमिर साहब, आप ही से मैं बात करूंगी कि कल से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब जा रहे हैं। इस हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं, क्या क्या तैयारियाँ हैं और कौन कौन से कोई मुआहदे भी हैं ऐसे जो हम देखेंगे कि सामने आएंगे? देखें, दो चीजें होती हैं। सऊदी अरब का अपना एक मिजाज है कि शहबाज शरीफ को मोहम्मद बिन सलमान ने खुद फोन भी किया और दावत भी। तो पहला जेस्चर तो यही था कि ये रिक्वेस्ट हमारी तरफ से नहीं थी इस दावत की कि जी हमें आना है आपके पास। और शहबाज शरीफ के साथ जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो वो ये कह रहे थे जिस दिन अफ्तार डिनर पे कि हमें अच्छा नहीं लगता कि जिस नशे पे हम लगे हुए हैं कि मांगे और खाएं और आगे चलें और हमें समझ भी नहीं आती है। तो ये वो हैं जो जैसे चाइना के साथ भी जाके काम करते रहे उस वक्त जब परवेज खटक धरने में बैठे थे और केपी के लिए कोई मंसूबा सी पैक में नहीं ला सके। तो शहबाज शरीफ अपनी टीम के साथ काम करते हैं और ये मतलब अभी चीजें क्लियर नहीं है क्योंकि ये इब्तदाई फौरन उनकी दावत भी आ गई। मिसाल मैं दूंगा इमरान खान साहब के दौरे पे, जैसे इमरान खान साहब आए, इस्तकबाल अच्छा था, फिर मोहम्मद बिन सलमान आए, लेकिन बात MOU से आगे एग्रीमेंट की तरफ गई नहीं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक भी मुआहदा, चाहे ऑयल रिफाइनरी की बात हो या कुछ हो, इंडिया में एग्जीक्यूट हो गए। पाकिस्तान के अंदर ये मुसलसल अपने दोस्तों को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में इमरान खान साहब तैनात करते रहे। शायद 4 ही बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन लगाए गए जो एक दूसरे के साथ पॉलिसी नहीं देखते थे और फिर 8 बाद में उसको मोहित यूसुफ ने टेक ओवर कर लिया BOI में ना होते हुए। अब शहबाज शरीफ चूंकि यहाँ आ रहे हैं और उनका यह है कि पाकिस्तान को बहरहाल इस वक्त एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। ये मतलब एक वो दौर था जब नवाज शरीफ थे और किंग अब्दुल्ला थे तो उन्होंने $1.5 अरब पाकिस्तान के खजाने में गिफ्ट के तौर पे दिया था। ना वो सूद के ऊपर था, ना वो ये था कि सिर्फ आप अपने ज़खायर बढ़ा सकते। उस वक्त भी मईशत को संभाला दिया गया था। फिर बीच में बड़े गैप आए, मसाइल हुए जिनको मैं जिक्र नहीं करता, लेकिन अब एक बड़े अरसे के बाद शरीफ फैमिली में से ही एक वजीर आजम आया है और मामूलात जो हैं वो बेहतर हो चुके हुए हैं और मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी मुलाकात पाकिस्तान के लिए बहरहाल एक माशी इस्तेहकाम की तरफ रास्ता निकालने का जवाब बन सकती है। और इसी के लिए दिन रात वजीर आजम ऑफिस और रियाज में MBS की टीम जो है वो उस पर काम भी कर रही है क्योंकि ये चाहते हैं कि कुछ फौरी तौर पे इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर हो। कुछ उनकी पावर प्लांट की थी कि सऊदी अरब वो नहीं चाहता कि कोई चीज़ खरीदनी हो तो बिड हो। वो कहते हैं आप अपने पैसे बताएं और हमसे ले लें कि आपको रूल्स अपने बदलने हैं। तब भी पावर प्लांट में उनकी दिलचस्पी पहले भी मौजूद थी, कतर की भी थी, लेकिन फाइनल कुछ नहीं हो रहा था। अब हम तवक्को रखते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर जो शहबाज शरीफ डिस्कशन करके आएंगे वो फौरी तौर पे एग्जीक्यूट भी होंगी और उन पे एक्शन भी हो जाएंगे क्योंकि इसके बगैर चारा नहीं चलता कि आप बातें करें और कुछ ना करें। तो पिछले का असर पाकिस्तान ने भी देख लिया और खुद उन्होंने भी देख लिया कि वो बातों के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब हमें तवक्को रखनी चाहिए कि ये अमली तौर पे कोई पाकिस्तान के लिए फायदा हासिल करते हैं। अच्छा, मैं अगर दें जी बिल्कुल आमिर, 2 चीज़ें। एक तो ये कि अगर शाह सलमान ने इनवाइट नहीं किया तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि बादशाह की बजाय वली अहद ने इनवाइट किया उनको? और दूसरा नहीं, अगर ज़ाहिर शाह सलमान अगर इनवाइट कर रहे हों तो उसकी क्या अहमियत होती है और वली अहद कर रहा है तो उसकी क्या अहमियत है? दूसरा ये कि ज़ाहिर जब वो आपसे बात हुई थी इनकी उस पे अफ्तार पे तो कोई इनके जहन में है कोई डेफर पेमेंट्स पे हमने तेल भी लेना सऊदी अरब से ताकि हम ज़्यादा बोझ ना डालें आम लोगों पे। तेल तो ज़ाहिर महंगा करना पड़ेगा लेकिन वहाँ से कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि वो थोड़े पैसे बढ़ाने पड़ें और लोगों की चीखें कम निकलें। देखें, चूँकि अमली तौर पे इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं वही बादशाह का किरदार अदा कर रहे हैं क्योंकि बादशाह खुद जो किंग सलमान है वो इस काबिल नहीं है तक अपनी बीमारी की वजह से कि वो कोई हुकूमत के फंक्शन कर सकें। वो उनकी सिर्फ एक रस्मी मुलाकात ही होती है कि कोई आ जाए डिग्नेटरी, वो कुछ देर के लिए बैठें और तस्वीर बनाएं और बात खत्म। तो बेसिकली जो हुकूमत है वो तो मोहम्मद बिन सलमान ही चल रहे हैं। और जो दूसरी बात अयाज साहब ने कही कि बिल्कुल डेफर पेमेंट एक खास मरला है और वो पाकिस्तान की मईशत के लिए सबसे बड़ा संभाला हो सकता है कि ऐसे वक्त में डेफर पेमेंट पे फौरी तौर पे अगर आयल मिल जाए तो जो पास होना है पैसा आम आदमी की तरफ के जी आपको ज्यादा पे करना है और मुझे आपको पे करना है तो वो कुछ कम हो सकता है। इस पे यकीनन बात होगी।
अब इशू यही होगा कि कामयाबी कितनी शहबाज शरीफ हासिल करते हैं इस विजिट से, क्योंकि इस विजिट की कामयाबी के साथ ही आपको यूएई, कतर और चाइना, इन सब ममालिक की तरफ देखना है कि फिर सबसे कुछ थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके ही काम चलाया जा सकता है कि जो मईशत हमारी, क्योंकि हमने बहुत सारी पेमेंट्स करनी है, या तो वो रीशेड्यूल होंगी या आपको कुछ सारा नई इन्वेस्टमेंट की सूरत में मिले तो आप उनको पे। ठीक है आमिर साहब, आप वहाँ पर मौजूद, दौरे से मुतालिक आप हमें तमाम तर तफसीलात बता रहे थे। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।